मित्रों, मेरा नाम है लोकेश और आप सभी लोग देख रहे हैं दी एंटरटेनर शो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी ओपनहाइमर के बारे में। आज हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और रिव्यू के साथ साथ अगर बन पड़ा तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे। तो अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आप इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपने ये वाली मूवी नहीं देखी है तो जाओ भाई, क्या कर रहे हो, ये वाला मास्टरपीस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा तुम लोगों ने, तो जाओ वो देखो। और अगर मूवी नहीं देखना तो कोई बात नहीं, आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद इस मूवी को समझ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये मूवी एक साथ 3 टाइमलाइन को लेकर चलती है। तो पहले टाइमलाइन में दिखाया गया कि रॉबर्ट ओपनहाइमर के ऊपर पब्लिक हियरिंग हो रही है और जो सिलसिला है वो चलता है। दूसरी टाइमलाइन में ये दिखाया गया है कि उसके ऊपर एक बोर्ड कमेटी उठाई गई है और उसके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं कि वो एक सोवियत यूनियन का एक स्पाई था। तीसरी टाइमलाइन में हम लोग ये देखते हैं कि रॉबर्ट ओपनहाइमर ने अपने साइंटिस्ट कलीग्स के साथ मिलकर कैसे एटॉमिक बॉम्ब को टेस्ट किया और कैसे वो रॉबर्ट ओपनहाइमर फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब माने गए। तो अगर आप लोग ओपनहाइमर मूवी देखने जा रहे हो अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में, तो आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो ये कि आपको कुछ साइंटिफिक टर्म्स पता होने चाहिए, और दूसरा आपको कुछ इतिहास के बारे में पता होना चाहिए कि इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था और अलाइड फोर्सेस और एक्सिस फोर्स क्या थे, और कुछ आइडियोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए इतिहास के रूप में, जैसे कि सोशलिज्म, कम्युनिज्म, नाजिज्म, फासिज्म और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और साइंटिफिक टर्म्स की बात करें तो इसमें आपको आइसोटोप, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब टर्म्स पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो फिर तो आपको समझ में नहीं आने वाली है। और क्योंकि ये टर्म्स कुछ साइंटिस्ट ने दिए थे तो आपको उन साइंटिस्ट के बारे में पता होना चाहिए जिन्होंने इस टर्म्स को दिया था और जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था। जैसे रॉबर्ट हाइमर हो गए, उन्होंने एटॉमिक एनर्जी के ऊपर काफ़ी काम किया था। नील बोर हो गए, उन्होंने भी एटॉमिक एनर्जी के ऊपर काम किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स के ऊपर काम किया था। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप इस मूवी को ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाओगे। जनरली देखा जाए तो इसका फर्स्ट हाफ काफ़ी ज़्यादा स्लो था और काफ़ी ज़्यादा बोरिंग कह सकते हैं। और इसी के साथ साथ में ये जो फर्स्ट हाफ है ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स को लेके चलता है। मेरे पर्सनल सिनेरियो में मैं तो 2-3 बार इस मूवी को देखते वक्त सो भी गया था। तो थिएटर से निकलने के बाद मैंने फटाफट से इन टर्म्स को सर्च किया था गूगल पे, तब जाकर मुझे समझ में आया कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं और क्या इनका इससे मतलब है, क्या इनसे रिलेशन है। लेकिन जब आप सेकेंड हाफ पे पहुंचते हो तब आप ओपनहाइमर के कैरेक्टर से जुड़ने लग जाते हो और एंड तक आते आते उससे आप इमोशनली कनेक्ट भी कर पाओगे और ये समझ पाओगे कि ये वो बनने की कोशिश कर रहा है जो ये था ही नहीं। और इसको बहुत सारे इंस्टिंक्ट भी आते हैं कि कैसे उसने एक चीज़ का इन्वेंशन करके दुनिया को खतरे में डाल दिया है। इस मूवी में एक लाइन थी कि जो बंदा जीनियस होता है जरूरी नहीं है कि वो बुद्धिमान भी होएगा। तो ये वाली लाइन इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि ओपनहाइमर के सिर्फ एक फैसले से और एक इन्वेंशन से पूरी दुनिया है वो पूरे खतरे में आ चुकी है। इस मूवी के अंदर हमें महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन और रॉबर्ट ओपनहाइमर के बीच में भी कुछ सीन दिखाए गए हैं, जिसके अंदर हमें दिखाया गया है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन उसको चेतावनी भी देता है कि अगर जो तुमने ये कैलकुलेशन दिखाई है अगर वो सही हुई और इनका चेन रिएक्शन हो गया तो जो इसका नतीजा होएगा वो एक पूरी दुनिया को खा जाने वाला होगा, क्योंकि इससे इतना बड़ा धमाका होगा कि पूरी दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक चला था और एंड इसका हुआ था जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर बॉम्ब गिराया था। तभी से इन लोगों ने सरेंडर कर दिया था और अमेरिका और अलाइड फोर्सेस जीत गए थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिका को युद्ध ख़त्म करने के लिए एटॉमिक बॉम्ब का सहारा लेना चाहिए था? इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है कि ओपनहाइमर की पर्सनल लाइफ कैसी थी और साथ साथ में उसकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी थी। और साथ ही साथ इस मूवी के अंदर हिंदू संस्कृत ग्रंथ गीता का भी रेफरेंस देखने को मिलता है, जिसमें कि वो बोलते हैं कि मैं खुद काल बन चुका हूँ और इस दुनिया का विनाशक। तो इस मूवी के अंदर हमें पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में देखने को मिलती है और साथ ही साथ में इस मूवी के अंदर हमें एक आधी बोल्ड सीन देखने को मिलते हैं जिसमें ओपनहाइमर और जीन टैट लोग ऐसे लिपटा लिपटी में लगे पड़े हैं। बात करें इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में तो इस मूवी के अंदर 2-3 BGM है और इसी के साथ एक BGM तो ऐसा भी है जो एकदम छोटे 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है और इंस्टेंटली बढ़ता जाता है और तब तक नहीं रुकता है जब तक वो सीन की इंटेंसिटी ख़त्म नहीं हो जाती। इसीलिए इस मूवी का जो म्यूज़िक है वो सोच समझ के बारीकता से और कह सकते हैं कि एक सीन को इंटेंस बनाने के लिए
रखा गया होगा जिसको हमने खुद इस मूवी में एक्सपीरियंस किया था। और बात करें इस मूवी के CGI में, तो यार इस मूवी में तो CGI ना के बराबर था, आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि जो पूरा लास्ट एलोमॉस था उसको ये लोग CGI के थ्रू बना सकते थे। लेकिन जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर साहब, इनका एक कुछ रहता है कीड़ा कि हमें CGI का यूज़ ना करते हुए चीज़ों को ज़रा रियलिस्टिक दिखाना है और थोड़ा नेचुरल दिखाना है, टेक्सचर दिखाना है। तो इनकी आप कोई भी मूवी उठा के देख लो, चाहे वो इंसेप्शन हो, चाहे वो बैटमैन की ट्रायलॉजी हो, इन सभी मूवी में आपको ये देखने को मिलेगा कि क्रिस्टोफर साहब बहुत ज़्यादा CGI का यूज़ नहीं करते और सीन्स को काफ़ी ज़्यादा नेचुरल और सब्जेक्ट को ज़्यादा नेचुरल दिखाने की कोशिश करते हैं और रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो एक्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निखर के आए। तो बस यार इतना ही था ओपनहाइमर मूवी का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वाली वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग, कीप स्माइलिंग एंड ऑल्सो साइनिंग ऑफ। तो चलिए फिर, बाय।